काइनेटिक्स स्टार्ट किया था। ओके, सो अब हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन की बात की थी और हमने डिफाइन किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है, ठीक है। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको कि हम समझ चुके हैं, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम ये भी कह चुके हैं कि डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है हर एक कंपोनेंट का लेना पड़ेगा अगर हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। सो रिलेशन बिटवीन द रेट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है ये भी हमने कर लिया था। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है that is concentration of the reactants, इधर क्या आ रहा है? टेम्परेचर जी, उसको बैठने देते, जयदीप कहाँ जाएगा? कैटलिस्ट, जयदीप ने पंखे के बैठ सकते, ये क्यों नहीं बैठ सकता? जयदीप ने पक्का लगा लो, तो फिर तू क्यों नहीं बैठ रहा उधर? उस साइड मुड़ जा, उस साइड मुड़ के काम कर। क्या उस साइड क्या मुड़ के काम? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। सर कोई लड़ रहा है यहाँ पे। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, सर 5th पॉइंट क्या लिखा सर आपने? प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, dielectric constant of solvent, light और radiation, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। सुन लीजिए आप मेरी बात, ये फैक्टर्स हैं मोटे तौर पे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो किस तरीके से करते हैं ये, वन बाय वन जो है आई थिंक नाउ एवरीबडी इज म्यूटेड, सब लोग म्यूट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। देखो, ये फैक्टर्स हैं कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पीएच, प्रेशर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एंड देन लाइट और रेडिएशन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल। सो ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, जैसे जैसे हम टॉपिक में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी बात जो है होती जाएगी, हाउ दीज फैक्टर्स विल बी अफेक्टिंग, ठीक है।
तो हम जैसे कुछ चीजों की बात मैं कर लूं, जैसे लाइट हो गई। आप जानते हैं कि लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस जो हैं, कई जो कि फोटो लाइट इनिशिएटेड रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह है, वो लो टेम्परेचर पे हो जाता है अगर वो लाइट के साथ, ठीक है। अदरवाइज जो है वैसे रिएक्शन को करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, भाई जैसे वाटर है, हाँ वाटर है जैसे, तो वाटर में जो है रिएक्शंस इजीली होती है आयनिक, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है उसमें, मतलब आयंस आसानी से बनेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जो आयंस हैं उनमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को मिनिमाइज कर देगा अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। चलिए हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन से शुरुआत करते हैं, जो हमने पहला पॉइंट लिखा, क्योंकि काफी हमें डिटेल में इनकी बात करनी है। सो वन बाय वन जो है बात करते हैं। सो आप एक बार देखिए कि आखिर कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो है किस तरीके से होता है रिएक्शन के। हाँ लेकिन मैंने कहा ना, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन लिखा है उधर, दिख गया? इट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ अब मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा अगली बार से, सुन लें अब बात। सो यहां पर इससे पहले कि हम टिपिकल रिएक्शन के रेट की बात करें, बात तो उसी की कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले मान लो हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन, एक हमारे पास कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है और इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूं कि 3 moles of A plus 4 moles of B giving you some 5 moles of C and 6 moles of D। सुनते जाइए, ये कुछ ऐसी बैलेंस्ड हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर हमने, देयर इज वन लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन हमने कब पढ़ा था? लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। हाँ सो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में ये पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है दैट इज इक्वल टू, सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ, जिसको उसने एक्टिव मासेस कहा, तो कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पार देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब जो एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, जिसको हम शॉर्ट में ROR लिख लेंगे आगे से, इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A का क्यूब एंड B रेज टू पावर 4। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन होनी चाहिए A का क्यूब एंड B रेज टू पावर 4, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स ये। इज इट ओके? तो इस हिसाब से मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू K इंटू A का क्यूब एंड B रेज टू पावर 4। इज इट ओके? K यहां पर क्या है? K इज रेट कांस्टेंट,
रेट कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इज यूनिटी। मतलब अगर ए और बी की कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर हो जाए, सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की हमें डेफिनेशन मिल गई कि इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इज यूनिट, है ना। मैंने कहा ना आपको कि ये टॉपिक होना चाहिए था 11th में, है ना, क्योंकि यहां से रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि बात स्टार्ट होती है, जबकि हमने उसमें आगे का भी पढ़ लिया था, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, ये हम सबने पढ़ लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सुनो, एक टर्म यहां पर आती है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। हम मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन दिस मॉलिक्यूलरिटी? So molecularity is sum of the stoichiometry coefficients in law of mass action equation। मतलब इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज 3 + 4, तो क्या आ गई वो? 7। 7 इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? साथ साथ में नोट करते जाइए। आई होप सबको ये टॉपिक आसान लग रहा होगा। आसान है ये, ठीक है। सतविंदर जी, हाँ सुन लीजिए, मैं मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन प्रोडक्ट नहीं करने, सुन लो, मैं लास्ट की डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं। द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। कोएफिशिएंट्स का सम, लॉ ऑफ मास एक्शन जो एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, ठीक है, उसका सम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। अभी आकाश मैं बता रहा हूं, 2 मिनट इंतजार करो, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज 7। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गई एक टर्म, ठीक है। अभी मैं बोर्ड मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सुने आप मेरी बात। यहां पर आप देख रहे हो अभी तक जो हमने लिखा बोर्ड पर, इस इक्वेशन के लिए जो अभी तक बोर्ड पे लिखा गया था वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था कि नहीं? थ्योरेटिकली हमने क्या किया? सिर्फ 3 और 4 ऐड कर दिया, रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4 कर दिया। हमने कोई इसमें एक्सपेरिमेंटली तो देखा ही नहीं ना भी क्या है। हमने एक्सपेरिमेंटली तो देखा ही नहीं कि वेदर रेट ए की पावर 3 है या बी की पावर 4 है, ये हमने देखा नहीं। हमने तो लिख लिया कि लॉ ऑफ मास एक्शन इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 3 एंड बी रेज टू पावर 4। इज इट ओके? समझ आ रही है बात? अब सुने, हमने अब इस इक्वेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करने की ट्राई की कि भैया जो बात मॉलिक्यूलरिटी की कही गई है क्या वो सही है कि नहीं। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। सुनते जाइएगा आप मेरी बात। अब हमने यहां पर किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, हमने उसका एक टेबल बनाया। ध्यान देते रहिएगा सारे। हमने एक टेबल बनाया और इस टेबल में आप देखें, यहां पर हमने ए की कंसंट्रेशन लिखी और यहां पे बी की कंसंट्रेशन लिखी और यहां पे लिखा हमने रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना, आपने बात को समझना है, ठीक है। सो देखो एक्सपेरिमेंट में है क्या कि हमने मान लो पहले ए की कंसंट्रेशन ली 1 मोलर, बी की भी ली 1 मोलर। सुनते जाइएगा, जब हमने ए की 1 मोलर ली, बी की भी 1 मोलर ली, तो सपोज जो रेट ऑफ रिएक्शन था जो हमारे पास आया एक्सपेरिमेंटली जो आया, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन आया वो
वो आ गया मान लीजिए जो है 2 इंटू 10⁻³ ये एक्सपेरिमेंटली आया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहली रीडिंग हमने ली और फिर हमने एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, ठीक है, कि भैया कितना आ रहा है, तो वो आ गया 2 इंटू 10⁻³। इज इट ओके? अच्छा, अब सुने, ऐसे जब हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, बी को सेम रखा, तो जो रेट था वो हो गया 4 इंटू 10⁻³ ए की कंसंट्रेशन को डबल करके हमने ए की कंसंट्रेशन को जब डबल किया, ठीक है, बी को उतना ही रखा, सो हमारे पास रेट आ गया 4 इंटू 10⁻³। ठीक है। अच्छा, फिर ए को हमने जो है ये ही रखा, 2 ही रखा, और जब हमने बी को 2 किया, सो उस टाइम पर हमारा जो रेट है, ठीक है, वो आ गया 16 इंटू 10⁻³ सुनते जाइए भाई, ये एक्सपेरिमेंटली आया, ये जो सारी चीज आ रही है ये एक्सपेरिमेंटली आई। इज इट ओके? अब सुनते जाइए। अब देखो, मान लो अब अगर हम देखें, पहले रेट फर्स्ट की बात करें, रेट फर्स्ट विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ should be equal to a⁻x and b⁻y। ऐसे मैंने x और y इनके कॉफिशिएंट लिख लिए। एक मिनट, थोड़ा सा k भी लिख लेते हैं। इज इक्वल टू k इंटू a⁻x एंड b⁻y। और ये देखें यहां पे, अब ऐसे में, एक मिनट और भी आपको सिंपल कर देता हूं कि लेट द रेट आर बी इक्वल टू दिस। हम क्या निकालना चाहते हैं? एक्चुअल में हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना चाहते हैं। अभी मैंने आपको एक रेफरेंस इक्वेशन दे दी कि भाई हमें नहीं पता कि ए और बी का कॉफिशिएंट क्या होना है। 3 और 4 हम एक्सपेरिमेंटली निकालना चाहते हैं कि 3 4 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए हमारे पास 3 रिलेशंस है। सो हमने लिखा 2 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू इतनी है, इज इक्वल टू k इंटू 1⁻x एंड 1⁻y, एंड दूसरा 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 2⁻x एंड 1⁻y, एंड 16 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 2⁻x एंड 2⁻y। इज इट ओके? ये 3 रिलेशंस बन सकती हैं कि नहीं? सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना भाई, हम एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म करना चाहते हैं कि जो कॉफिशिएंट लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखे गए थे 3 एंड 4 क्या वही आ रहे हैं कि नहीं। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके रेट देखो कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी कर रहा हूं, हमें एक्सपेरिमेंटली मिला। और यहां कैन यू फाइंड व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस? Can you find from these relations what are the value of x and y? क्या हो गया वे?
आ रहा है कि नहीं? पहले बताओ आ रहा है ये कि नहीं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा? एवरी पर्सन इज एग्रीड? अग्रिम का नहीं आया, ओके। सुन लो, सुन लो, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आप इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करो, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को डिवाइड करो, सो क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आएगा कि नहीं? दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात, आप थर्ड वाले से सेकंड वाले को डिवाइड कर दो, ठीक है, चाहे फर्स्ट वाले को डिवाइड कर दो, वो आपकी इच्छा है। जैसे, तो मैं, चलो इससे इसको कर देते हैं, आसान हो जाएगा, इससे इसको। तो 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 रेज टू पावर वाई। बोलो, आ गया? आसानी से आ गया? अच्छा, सबका आ गया? चलो, अब सुने, अब मेरी बात सुने। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। देखो भाई, बात ये है, एक्सपेरिमेंट, अगर मैं थ्योरेटिकली कहूं तो 3 एंड 4 आ रहे हैं कॉफिशिएंट्स, एक्सपेरिमेंटली जो है 1 एंड 2 आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स लिख आए, जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट्स आए, एक्सपेरिमेंटली भी वो आए, ये जरूरी नहीं। पहली बात, दे कैन और कैन नॉट बी इक्वल। इज इट ओके? अच्छा, दूसरी बात, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो एक थ्योरेटिकल लॉ है, उसने सिर्फ जो है इक्वेशंस को बैलेंस किया और उन बैलेंस्ड इक्वेशन से वो रेट को निकालने चला है। वो सही बात नहीं। सही बात ये है जो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल। इज इट ओके? तो इस 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 रिएक्शन के लिए सुनिए, किसी को किसी से डिवाइड करोगे, 3 से 1 को भी डिवाइड करोगे तब भी y2 ही आएगा, तब भी y2 ही आएगा। ठीक है, सुन लो, अब मेरी बात सुनो। मतलब राइट इक्वेशन, रेट की सही इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए क्या है? इस इक्वेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। सो इस इक्वेशन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू k इंटू a रेज टू पावर 1 एंड b रेज टू पावर 2। सही बोला कि नहीं? मतलब ये नहीं, वो नहीं होना चाहिए, a रेज टू पावर 3 एंड b रेज टू पावर 4 नहीं होना चाहिए। राइट इज दिस, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन पुराना लॉ है, उसकी बहुत ज्यादा वैलिडिटी नहीं, असली ये है। और इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इट इज वैलिड फॉर 100% रिएक्शंस, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। ठीक है, इट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ। तो रेट लॉ इज, हाँ,
मतलब अगर क्वेश्चन में हमें दिया है तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हम ये नहीं कह रहे हैं कभी भी बराबर नहीं होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, हम ये कह रहे हैं कि दे मे और मे नॉट बी इक्वल, दे मे और मे नॉट बी इक्वल। रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटली डेवलप्ड इक्वेशन है इस रिएक्शन के लिए। रेट लॉ लॉ नहीं है कोई, एक्चुअल में रेट लॉ इक्वेशन है। रेट लॉ इक्वेशन इज द एक्सपेरिमेंटली डेवलप्ड इक्वेशन फॉर एनी रिएक्शन। इज इट ओके? इज इट ओके? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, मैंने अभी एक टर्म लिखाई थी इससे पहले, मॉलिक्यूलरिटी लिखाई थी, मॉलिक्यूलरिटी लिखाई थी। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सम ऑफ स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। So sum of the stoichiometry coefficients in rate law expression is called order of reaction. Order and molecularity for a reaction can be same or cannot be same. जरूरी नहीं है दोनों सेम हो। ठीक है, आपने नोट कर लिया? ओके। सो अब बात आती है द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है, it is derived from law of mass action equation, जबकि it is derived from rate law expression. सो ये थ्योरेटिकली डिराइव्ड है, ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। ठीक है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड जो है वैल्यू है, जबकि ये दूसरे वाली जो है इट इज थ्योरेटिकल। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, सुनते जाएं। अच्छा, अब इसके बाद इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तूने क्या सोचा? लो मां मैं आ गया, है ना? अच्छा,
सुनो, ये होल नंबर होगा 1 2 3 4 5। तो ये नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, होल नंबर या नेचुरल नंबर लिखो। जीरो होल नंबर में आता है, जीरो होल नंबर में आता है। हाँ, तो तब तो जीरो एंड नेचुरल नंबर लिख लेता हूं। ओके ओके, रियल नंबर है ना, रियल नंबर, सही बात है। अच्छा, अब सुनो, तो ये फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, ठीक है, जीरो भी नहीं होगा, ये जीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। अच्छा, सुनते जाओ आप मेरी बात। देखो, मेन तो यही है, यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस है, दे आर ओनली रेज टू पावर कॉफिशिएंट्स हैं, तो इसलिए यूनिट लेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मेन डिफरेंस इनका ये, मेन डिफरेंस ये 3 है, बाकी जो है बाद में बात करेंगे, हमारे काम के ये 3 है। आपने देख लिया कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। इसकी लॉ ऑफ मास सेक्शन पूछने से मेरे को एक बात याद आई, मैंने कहीं पे सुना था कि भाई एक बंदा पूछ रहा था, जो है संस्कृत का अनुवाद जो है, कि भाई स्वामी जी पूछ रहे थे कि भाई अस्तो मां सदिगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय का भाई हिंदी में अनुवाद करो, ठीक है। तो सामने वाला बोलता है कि इसका जो आंसर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अस्तो मां सदिग है ना, होता है ना, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना भाई, इसका हिंदी में अनुवाद करके बताओ। तो बंदा बोलता है कि अब तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के घर जाके आया, ठीक है। तो मैंने कहीं पे सुन रखा था, ठीक है। अच्छा सुनो, और अब ये हो गया ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, मतलब हम डिफरेंस अपने दिमाग में बिल्कुल रख लें कि भैया ऑर्डर अलग है, मॉलिक्युलरिटी अलग है, ठीक है ना। अच्छा, अब सुन, मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑर्डर, सही बात है, रेज टू पावर ऑर्डर किसी भी रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो यूनिट्स ऑफ के हो वो ऑर्डर पे तो डिपेंड करेंगे कि के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑर्डर, ठीक है। सो ऐसे में अगर हम जैसे के की ये सॉरी ऑर्डर लिखें एंड देन यूनिट्स ऑफ के लिखें, मतलब सो क्योंकि जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन तो यही होगा, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मैं टाइम की जगह पर सेकंड ले रहा हूं सीधे सीधे। एंड कंसंट्रेशन किस में होती है, मोल्स पर लीटर में, एंड रेज टू पावर ऑर्डर,
अब ये ऑर्डर डिसाइड करता रहेगा कि यूनिट क्या क्या हो। जैसे अगर ऑर्डर 0 हुआ, अगर ऑर्डर 0 हुआ तो के यूनिट क्या आ जाएंगे? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, सीधे सीधे। और अगर ऑर्डर फर्स्ट हुआ तो पर सेकेंड, ऑर्डर अगर सेकंड हुआ तो मोल इनवर्स सेकंड, ये मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। आई होप अब आपको जो है फर्दर ऑर्डर के लिए यूनिट जो है मिलता जाएगा। सही है बात? आ गया समझ कि यूनिट कैसे निकाला जाए? ठीक है, यूनिट कैसे निकलेगा ये जो है हमें समझ में आ गया। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, टॉपिक की मेन बॉडी पे आएंगे। इस टॉपिक में देखो कुछ रेट एक्सप्रेशंस हैं अलग अलग ऑर्डर के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जीरो ऑर्डर की। अच्छा, अब एक बात समझे, आखिर ये जीरो ऑर्डर है क्या? भाई अगर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं कि सम ए गिविंग यू प्रोडक्ट्स, तो इसमें जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? जीरो ऑर्डर का मतलब हो गया कि ए की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन जो है डिपेंड करती नहीं है ना। मतलब ए कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, रिएक्शन डिपेंड करती नहीं। ठीक है, ये हुआ ना। रेट इज इक्वल टू, चलो लिखते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए कि जैसे T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ए है। ठीक है, ये बिल्कुल खाली है। एंड आफ्टर टाइम T ये हो गया, मतलब इसको हम सी नॉट भी लिख सकते हैं, दो तरह से लिख लेते हैं, सी नॉट। तो इसके बाद आफ्टर टाइम टी ये हो गया ए माइनस एक्स, इसको हम सी टी भी लिख सकते हैं। आप समझ रहे बात? इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी, या ए आफ्टर सम टाइम ए माइनस एक्स हो गया। इज इट ओके? अच्छा, तो एक बात तो हमने कही कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज के एंड ए रेज टू पावर 0, के एंड ए रेज टू पावर 0। सो ऐसे में हम ये भी लिख सकते हैं, सुनते जाइएगा, कि इस टाइम पर जो रेट होगा, ठीक है, ऐसे लिखे ना भाई, हम लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, सुनते जाइए, इज इक्वल टू के एंड ए रेज टू पावर 0, तो इट इज इक्वल टू के। ठीक है, जब डिफरेंशियल रेट लॉ है ये। ठीक है, अभी अभी आप देखें कि जो ए है दैट इज एक्चुअली ए इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, ये सॉरी एट एनी पर्टिकुलर टाइम इट इज ए माइनस एक्स। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के।
या चेंज इन कंसंट्रेशन dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। ठीक है, सुनते जाइए। एंड दिस dx is equal to k dt and x is equal to kt। या हम लिख सकते हैं, देखो, अगर एट एनी पर्टिकुलर टाइम कंसंट्रेशन इज ct, सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी सी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, और जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे विद इन द लिमिट, इसकी भी इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 0 to 2, 0 to t एंड 0 to x के बीच में, और ऐसे ही सी नॉट सी टी। मुझे लग रहा है कई लोगों को परेशानी होगी, मैं आ रहा हूं, मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। ठीक है, माइनस के डी टी टी 0, ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू के टी, और सी टी इज इक्वल टू के टी माइनस या सी नॉट माइनस के टी। अच्छा, अब यहां पर समझते जाइए, यहां पर समझिएगा। देखो, यहां से समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, पहले ये बात समझ में आ गई है सबको कि भाई मैं दो तरह से ले रहा हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इसको सी नॉट ले लिया, ए माइनस एक्स, कुछ टाइम के बाद एक्स मोल्स रिएक्ट करके उसको कंसंट्रेशन सी टी मान लिया। तो मतलब एट पर्टिकुलर टाइम कंसंट्रेशन इज सी टी। सो क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगाऊंगा, माइनस डी सी टी अपॉन डी टी इज के। और फिर जब यहां को ले जाऊंगा इसको, अभी इस साइड पे बाद में आ रहा हूं, ए कैंसिल की बात बाद में कर रहा हूं। ठीक है, सुन लो। तो यहां पर इसको dt को यहां पे ले जाओ तो क्या हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट है बेटा जी। रिएक्टेंट की हमने पहले लेक्चर में बताया था कि जब कंज्यूम हो रहा है तो आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, सो यहां पर dc एट पर्टिकुलर टाइम इज इक्वल टू के dt, है ना, माइनस ऑफ दिस वन। तो ये आ गया सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, और इससे आ गया हमारे पास सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। ये तो आ गया आपको समझ, इस साइड वाला आ गया। हाँ, सुन लो मैं बता रहा हूं। यहां पर मेरे से पूछ रहे हो कि भाई के बराबर क्यों लिया ये यहां पर जो है, सुन लो, ये के बराबर क्यों लिया। देखो, इसको आप पहली बात एक देख लीजिए आप, कि जब जो है रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। सो इसलिए ये, क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, सो मेरे लिए जो चेंज क्या हो रहा है, मेरे लिए चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एक्स का हो रहा है ना इस एंटायर रिएक्शन में। इस एंटायर रिएक्शन में चेंज किस चीज का हो रहा है, सिर्फ एक्स का। सो इसलिए आई विल से dx अपॉन dt इज इक्वल टू के। ये मैंने यहां पर लिखा कि dx अपॉन dt इज दिस, ठीक है, और फिर यहां पे dx इज के dt, ठीक है ना, और ये आ गया। ठीक है, ये क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन सिर्फ x का हुआ है, चेंज ए तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन किसका हुआ, सिर्फ जो है x का हुआ। ठीक है, इसलिए जो है ये x को ही लिया, a को यहां पे नहीं लिया। ठीक है, एंड फिर यहां पे dt को हम यहां पे ले गए, तो dx इज के dt, तो x इज इक्वल टू के टी। अब x इज इक्वल टू के टी का मतलब क्या है, सुन लो। अब आप डेरिवेशन पे जाने के बाद की भी बात सुनिए, मुझे लगता है सबको समझ में आ गई ये बात। ठीक है, सुन लो अब। देखो, हमने कहा x इज इक्वल टू के टी,
x इज इक्वल टू KT। तो देखो K क्या है, K है कि इसी रेट से रिएक्शन चलेगी, रिएक्शन का रेट जो है K के बराबर ही होगा। देखो ना, हमने पहले कह दिया रेट इज इक्वल टू K, कि भैया जैसे मैं एग्जांपल दूं ना आपको, बढ़िया एग्जांपल देता हूं। जैसे आटे की चक्की देखी है आपने, आटे की चक्की, उसमें गेहूं डाल दो आप, वो अपने रेट से पीसती रहती है, मतलब जो मोटराइज्ड होती है, ठीक है, गेहूं पीसने वाली चक्की जो है, उसमें ये मैटर नहीं करता कि ऊपर से ज्यादा गेहूं डाल दिया तो जल्दी पीसेगी, नहीं, उसको अपनी पेस से पीसना है। मान लो वो 15 मिनट में 10 किलो पीसती है, तो अगर आप 20 किलो डालोगे तो उसको आधा घंटा लेना है। मतलब गेहूं की क्वांटिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। इज इट ओके? तो गेहूं को हम रेट में लेंगे कि ही क्यों भाई, ऊपर उस डिब्बे में जहां गेहूं स्टोर किया है, जिससे कि पीसने जा रहा है, उसकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना रेट में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम गेहूं की कंसंट्रेशन ले ही ना, रेट में एक्स ही लें, ठीक है। अब सुने, तो ये क्या हो गया, KT एक्स कितना रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि इसका रेट कितना है पहले से, ठीक है, इसका रेट कितना और टाइम कितना लिया। भाई जैसे आटे की चक्की किस रेट से पीस रही है, मान लो 15 मिनट पर 10 kg पीस रही है, तो फिर जो है आधे घंटे में कितना पीसेगी, ठीक है, मतलब 20 किलो पीसेगी, ठीक है। तो K इंटू टी कितना कंज्यूम होगा वो K इंटू टी पे डिपेंड करेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ रही। रिएक्टेंट कितना भी मोलर हो, रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करती। इज इट ओके? तो यही हमने यहां भी कहा, ठीक है। अच्छा अब सुन लो, जैसे CT, भाई अगर देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, C0 थी, यहां देखो C0 इनिशियल कंसंट्रेशन C0, ये है C0 एंड C0 इज A ऑल्सो। बाद में बची कितनी, A माइनस एक्स, और x क्या है, x इज इक्वल टू KT, जो हमने यहां पे लिखा है x इज KT, उसको यहां पे डाल दिया, तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम इज CT। सही बोला भाई, A माइनस एक्स लिख रहे हैं ना, A माइनस एक्स इज CT, तो CT इज A क्या है, A इज C0 और x क्या है KT। तो इसलिए यहां पर कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम इज इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT। K क्या है, रेट कांस्टेंट है, T आपको दिया होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए बढ़िया, आसान रिएक्शन है ये। अच्छा अब सुने, ठीक है, नाइस नाइस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा अब एक दो इसके ग्राफ देख लेते हैं पहले। जैसे मैंने कहा कि भाई डिपेंड ही नहीं करती, ये जो है जैसे कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ, ठीक है, अपॉन T, that is like this, and this slope is equal to K. So rate of consumption of substance X कितना कंज्यूम हो रहा है, that is this। अच्छा दूसरा ग्राफ देखिए कि यहां पर अगर हम कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, ठीक है, और T का ग्राफ बनाएं, सो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, मतलब दिस कंसंट्रेशन इज C0 एंड इसका जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस K। आप देख रहे हैं CT इज इक्वल टू, ये रिलेशन क्या है, ये तो इसी से आ गया ना कि CT इज इक्वल टू C0 माइनस KT। तो जब मैं CT और T के बीच का ग्राफ बनाऊंगा, स्लोप K रहेगा, एंड कितने टाइम में कंप्लीट होगा ये रिएक्शन, C0 बाय K में। अभी मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, C0 बाय K टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी बात, टाइम के साथ साथ जो K है, ठीक है, या रेट, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि रेट K के बराबर ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो K कह लो या रेट कह लो, टाइम के साथ साथ कोई बदलाव नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। इज इट ओके? अच्छा ये चीज मैं प्रूव करने लगा हूं, अभी आप देखिए कोई ग्राफ में कोई किसी में प्रॉब्लम तो नहीं है।
चलिए देखते हैं। सो सबसे पहला हम पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। टाइम ऑफ कंप्लीशन, रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। आप जानते हैं सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। सो फॉर कंप्लीशन, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी सी टी शुड बी इक्वल टू 0। सो ऐसे में टी ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू सी नॉट बाय के। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? टाइम ऑफ कंप्लीशन इज सी नॉट बाय के। सी टी को 0 लेंगे ना, भाई कितने टाइम पे कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में? हाँ, मैं पॉइंट फर्स्ट रिपीट कर रहा हूं। हम कह रहे हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, रिलेशन है, इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा। तो रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कंसंट्रेशन शुड बी 0, फाइनल कंसंट्रेशन शुड बी 0। तो इसको मैंने 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, सी नॉट, टाइम ऑफ कंप्लीशन इज सी नॉट बाय के। ओके, दूसरी बात आती है हर रिएक्शन में एक चीज और आएगी, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। जब जो है इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जाती है। सो मतलब जो 0 ऑर्डर के लिए हमने लिखा सी टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी लिखा। सो एट टी हाफ होगा क्या, सी टी शुड बी इक्वल टू सी नॉट बाय 2। सही बात है? तो इसमें क्या आ जाएगा, सी नॉट बाय 2 इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी हाफ, ये आ जाएगा। सो टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाय 2 के। बोलो बोलिए, सही बात है कि नहीं? आसानी से समझ आने वाली बात है, आराम से। ठीक है, डन। चलिए एक सवाल करते हैं छोटा सा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आप नोट कर लें इसको जल्दी से। सो क्वेश्चन क्या है, देखो।
1 मिनट दीजिए आप मुझे, जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर वन थिंग कि कहीं मुझे so I'm sorry I was a bit paused but I'm coming back on the screen। ठीक है, सुन लीजिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है, सो दैट्स बेटर ना। सुन लीजिए, सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, तो वहां से जो है आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आप देख लीजिए क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। जल्दी से नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। कर लिया आपने नोट? नोट कर लिया, ठीक है, सबने कर लिया ना? अरे उदिता क्या करती है, सुन लो सुन लो, मैं शेयर कर रहा हूं वापस। नोट करो। बस ए और बी तो पार्ट ही है। कैलकुलेट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ O2, rate of production of O2 at T is equal to 2 seconds, calculate T half of the reaction। कर लिया? चलिए, आई होप आप सबने कर लिया। ठीक है, सो कर लिया तो इसमें थोड़ी सी एक चीज और ऐड कर देते हैं, एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, दैट इज
एक और कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जस्ट एक मिनट। सो व्हाट आई एम डूइंग, सुन लीजिए। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको, बेटा जी सुन लो मेरी बात, मैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और मैं इसका सोल्यूशन आपके ग्रुप में थोड़ी देर में भेज रहा हूं, 10 मिनट में आपके ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। आप पहले उसको देख लें, अगर हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? ठीक, अभी 10 मिनट में आपको जो है इसका सोल्यूशन मिल रहा है आपके ग्रुप में। डन, चलिए, थैंक यू।